गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हम 7वां चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें हम ओरस्टेड का प्रयोग देख चुके हैं और चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा पढ़ चुके हैं। आज देखो हम पढ़ेंगे बायो सावर्ट का नियम। यानी बायो और सावर्ट नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले के बारे में अपना एक प्रयोग किया। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा बायो सावर्ट नियम। बायो सावर्ट नियम। तो यह देखो, बायो और सावर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मिलकर एक प्रयोग किया था और उसका नाम इन्होंने दिया बायो सावर्ट नियम। तो बायो और सावर्ट नामक वैज्ञानिकों ने किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए अपना प्रयोग किया और उस प्रयोग में जो निष्कर्ष आए उन्हें ही हम क्या कहते हैं, बायो सावर्ट का नियम। अब इस प्रयोग में क्या क्या निष्कर्ष आए वो हम देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक चालक तार लिया, ये मान लो एक चालक तार है, हमने रैंडम सीधा भी ले सकते थे लेकिन हमने जनरल केस ले लिया एक। इसकी लंबाई अनंत है, डैश डैश लगा देते हैं, ये अनंत लंबाई का एक XY चालक तार है। इस चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, कैपिटल I, क्योंकि किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित करेंगे उसके कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो एक चालक तार है XY, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार के कारण हमें किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, यह इस चालक पे एक अल्पांश लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा देखेंगे क्यों अनंत लंबाई का है, तो एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे हम DL। इस टुकड़े को नाम देते हैं AB, यानी एक अल्पांश AB लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है DL। इसके मध्य बिंदु O से, ये इसका मेन पॉइंट है, मिड पॉइंट है O, इसके मध्य बिंदु O से हम स्मॉल r दूरी पे एक बिंदु P ले लेते हैं। इस P बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये इसको वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो r सदिश ले लेते हैं। जो अल्पांश DL और सदिश r है, इनके बीच का जो एंगल है वो रहता है यहाँ पे थीटा। ऐसा ही हम यहाँ पे एक दूसरा बिंदु भी मान सकते हैं। यहाँ मान लो एक दूसरा बिंदु है P', ये भी r सदिश दूरी पे है, तो जो रिजल्ट P के लिए आएगा वो ही रिजल्ट P' के लिए आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक अनंत लंबाई का तार ले रहे हैं XY, इस तार में कैपिटल I धारा जा रही है, इस पर एक अल्पांश लेते हैं AB, उस अल्पांश की लंबाई है DL। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पे हम एक बिंदु लेते हैं P, इस P बिंदु पे हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो बायो सावर्ट नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने इस तार के लिए एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के जो निष्कर्ष आए, उन निष्कर्षों के आधार पे उन्होंने अपना क्या दिया, एक नियम दिया जिसे हम बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। तो इन्होंने जो नियम दिया उसका पहला पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट, कि बायो सावर्ट के अनुसार बिंदु P पर अल्पांश DL के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान इस तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये चार रिजल्ट्स देंगे। पहला रिजल्ट क्या है कि अल्पांश DL के कारण बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र का मान इस चालक तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। यानी हमें अल्पांश लेना है DB, इसको मोड ले रहे हैं, यानी इसका हमें परिमाण लेना है केवल। देखो DL अल्पांश है, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं तो B के सामने हमने D लगा दिया, यानी अल्पांश को शो कर रहा है DB, और ये समानुपाती होता है चालक में प्रवाहित धारा I के, यानी इस धारा I के समानुपाती। ये पहला रिजल्ट था बायो सावर्ट का, समीकरण एक नाम दे दिया इसको। दूसरा रिजल्ट देखें, बायो सावर्ट के अनुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश DL के समानुपाती होता है। यानी जो अल्पांश AB है, इसकी लंबाई DL के क्या होता है, समानुपाती, यानी DB समानुपाती DL। ये भी परिमाण लेना है हमें, समीकरण 2। तीसरा रिजल्ट क्या था कि अल्पांश DL के कारण बिंदु P पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान अल्पांश DL और सदिश R के मध्य बने कोण थीटा की जाके समानुपाती होता है, यानी DB समानुपाती साइन थीटा। तीसरा
यानी अल्पांश dl और r के मध्य, सदिश r है, इनके मध्य बनने वाले कोण थीटा के जा यानी साइन, जा के समानुपाती होता है, यानी db समानुपाती साइन थीटा। और जो चौथा रिजल्ट इन्होंने निकाला था, चौथा रिजल्ट था कि अल्पांश dl के कारण बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र का मान O और P के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी db व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। ये था चौथा रिजल्ट। तो ये चार चीज़ें बताइए। पहला देखो दोबारा से कि अल्पांश के कारण बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र का मान इस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती, दूसरा अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, तीसरा अल्पांश और दूरी के मध्य बने कोण थीटा के जा के समानुपाती, और चौथा O और P के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1, 2, 3, 4 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, तो इन चारों को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे dB समानुपाती आ जाएगा I dl, इसको मोड ले रहे हैं इसलिए परिमाण ले रहे हैं इसलिए मोड लगा दिया, साइन थीटा, ये तो समानुपाती में, और आर स्क्वायर का भाग लग रहा है अपॉन आर स्क्वायर, यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं dB समानुपाती I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक काम में लेते हैं। वो नियतांक क्या है, इसको मिटा देते हैं ऊपर से। देखो यहाँ पे dB का मान आता है dB। यहाँ देखो परिमाण के लिए केवल मोड लगा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में, सदिश फॉर्म में। आप यदि परिमाण ना लगाओ तो आप सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे। ये आ जाएगा dB बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यदि आप परिमाण लगा रहे हो तो इस पे सदिश का चिन्ह लगा देंगे और dl पे सदिश का चिन्ह लगा देंगे। इसको दोनों तरीके लिखने के, ये परिमाण को बता रहा है तो dB सदिश का मोड ले रखा है, तो समानुपाती आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ म्यू नोट अपॉन 4 पाई है समानुपातिक नियतांक। म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या है, समानुपातिक नियतांक है। तो देखो जब हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था या विद्युत बल पढ़ा था तो वहाँ पे नियतांक हम के काम में लेते थे, और के का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मान होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता। देखो यहाँ 4 पाई है, 4 पाई यहाँ भी है, यहाँ 1/एप्सिलॉन नॉट का भाग लगता है, यहाँ म्यू नॉट का भाग लगता है। इसका मतलब यहाँ देखो एप्सिलॉन नॉट थी निर्वात की विद्युतशीलता, तो यह म्यू नोट होगी निर्वात की चुंबकनशीलता, जिसे बोलते हैं चुंबकीय पारगम्यता। म्यू नोट क्या होगी, निर्वात की चुंबकनशीलता या चुंबकीय पारगम्यता। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। दोनों में 1/4 पाई होगा, दोनों 1/4 पाई। जब विद्युत के लिए यूज करेंगे तो 1/एप्सिलॉन नॉट, और चुंबक के लिए यूज करेंगे तो म्यू नोट। तो जो नियतांक है यहाँ पे वो आता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई। नियतांक आ जाता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई। इसका मान यदि हम देखें तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷। उसका मात्रक यदि हम लेते हैं तो इसका मात्रक आता है न्यूटन अपॉन मीटर। देखो इसका मात्रक कैसे आप निकाल सकते हो, यहाँ से dB का मात्रक हमने कल देखा था, dB का एक मात्रक था न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई का तुम्हें मात्रक निकालना है, इसको सेम रख दिया 4 पाई। आई एम्पियर में होती है, dl मीटर में होता है, साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, ये मीटर स्क्वायर। यदि किसी को मात्रक ये याद ना रहे तो निकाल सकता है। कल हमने चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक देखा न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर। तो देखो इसमें होगा क्या, 1 मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, सॉरी ये एम्पियर स्क्वायर आएगा, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। देखो यहाँ से जैसे इसका न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर रखेंगे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, आई धारा एम्पियर आ गया, ये मीटर में आ गया,
और त्रिज्या के लिए मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल आउट, इस मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक का हमने इधर भाग देंगे तो क्या आ गया, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर आएगा, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का। ये आप टेस्ला से भी देखो इसका निकाल सकते हो, जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है, इधर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का हमें मात्रक निकालना है, धारा का हो गया एम्पियर, डीएल का हो गया मीटर दूरी है, और आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 1 मीटर का भाग लग जाएगा, यानी टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। किसका आप ये मात्रक रख सकते हो। एक वहाँ पे था वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, वहाँ से भी आप मात्रक निकाल सकते हो। यदि इसको वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर माने तो मात्रक क्या आएगा इसका, देखो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, उनका इधर डिवाइड कर दो, तो वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये इसके अलग अलग मात्रक है, तो आपको एक याद रख लेना है, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। तो आप आसानी से ये सारे मात्रक ध्यान रख सकते हो। यहां से देखो, यदि हम म्यू नोट का मान निकालें तो म्यू नोट बराबर आ जाता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। म्यू नोट बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ये कहलाता है निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकनशीलता, ये इसको बोलते हैं चुंबकीय पारगम्यता, या तो निर्वात की चुंबकनशीलता बोलो या फिर चुंबकीय पारगम्यता बोलो। तो देखो ये हमें ध्यान रखना है, आगे इस चैप्टर में आधे से ज़्यादा चैप्टर में ये काम आएगा। बायो सावर्ट का नियम, dB बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यदि किसी माध्यम में हम बात करें, कि यदि माध्यम उपस्थित हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। देखो माध्यम के लिए dB बराबर क्या आ जाएगा, dB बराबर म्यू की जगह हम काम में लेंगे, म्यू नोट की जगह काम में लेंगे म्यू या फिर म्यू एम, ये आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर सेम रहेगा, चूंकि माध्यम के लिए म्यू एम ये माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता, माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू एम, या इसको म्यू से भी लिख देते हैं कई जगह, केवल म्यू लिखो या म्यू एम लिखो, दोनों सेम ही है, माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता एम बता रही है। अब इसका मान हमने पहले देखो विद्युत में पढ़ा था, एप्सिलॉन नोट होता था, एप्सिलॉन एम था, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, तो म्यू एम भी होगा म्यू नोट इंटू म्यू आर के बराबर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, देखो dB बराबर म्यू नोट म्यू आर अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये किसी माध्यम में हो जाएगा। तो यहां से हम म्यू आर का मान निकाल सकते हैं। देखो म्यू आर बराबर आ जाएगा म्यू एम अपॉन म्यू नोट, म्यू आर, और म्यू आर क्या कहलाता है, म्यू आर होता है आपेक्षिक रिलेटिव, जिसको हम बोलते हैं चुंबकशीलता, तो म्यू आर हो जाएगा म्यू आर बराबर म्यू एम अपॉन म्यू नोट आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो ये अलग अलग इसके पहले पढ़ चुके हैं हम, जैसे एप्सिलॉन नोट था ऐसे ही म्यू एम और म्यू नोट आता है। तो ये हमारा हो गया बायो सावर्ट का नियम। इसमें फॉर्मूला याद रखना, डी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके अलग अलग कंडीशन क्या बन सकती है वो देखते हैं हम। देखो पहला केस है, जब बिंदु तार पर उपस्थित हो, यानी जो बिंदु P है उसको हम तार पे ले ले, मान लो ये तार है अनंत लंबाई का,
सीधा ले लो जी, टेढ़ा ले लो, एक्स वाई। बिंदु P हमने यहीं ले लिया, यहाँ पे बिंदु P है, यहाँ अल्पांश होगा dl, ठीक है। तो देखो अल्पांश के मध्य बिंदु से हमें ऐसे एंगल लेना होता है, तो अब बिंदु P और अल्पांश एक ही रेखा पे आ गए, इसका मतलब इस कंडीशन में थीटा क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। जब बिंदु P तार पे उपस्थित होगा, यानी जो तार था इस पे कहीं भी यदि हम बिंदु P को ले लेंगे तो O से जब उस पर हम रेखा खींचेंगे तो दोनों के बीच में एंगल, क्यों एक ही रेखा पे आ गए तो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। थीटा का मान 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो dB यदि हम निकालना चाहें यहाँ पे dB बराबर, ये डायरेक्ट ले, dB बराबर IDL साइन 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। साइन 0 का मान 0 रहता है तो dB क्या आ जाएगा, 0। यानी यदि बिंदु को हम तार के अक्ष पे ले लें, तार के अक्ष पे कहीं भी यदि हम बिंदु ले लें तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा, 0। तो ध्यान रखना है, कोई सीधा तार ऐसे बना दें, ऐसे सीधा तार, इसमें कहते आई धारा जा रही है, यहाँ कोई बिंदु है P, इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो हम यदि देखें तो ये तार के अक्ष पे है, तार के अक्ष पे होगा तो बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, 0 आएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसमें, जब बिंदु तार के लंबवत हो, जब बिंदु तार के लंबवत हो, यानी ये तार है एक्स वाई, यहाँ अल्पांश dl है, इसके मध्य बिंदुओं के लंबवत ये होगा, r दूरी बिंदु P यहाँ ले लें हम। तो इस स्थिति में जो थीटा है वो कितना आएगा, 90 डिग्री। यानी जब बिंदु P इस अल्पांश dl के लंबवत होगा, इसके अक्ष के लंबवत होगा, तो थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में हम dB निकालें तो dB बराबर IDL साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो देखो यहाँ पे जो dB आएगा ये आता है मैक्सिमम, अधिकतम, और ये आता है IDL साइन थीटा 1 हो गया अपॉन आर स्क्वायर, IDL अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाता है साइन थीटा का अधिकतम, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, IDL अपॉन आर स्क्वायर। इसके अलावा यदि इसका हम सदिश रूप देखें, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी और पूरे तार के कारण कितना होगा, ये दोनों केस देखते हैं। तो देख तीसरी कंडीशन हम देखें कि इसका सदिश रूप क्या होगा, बायो-सावर्ट नियम का सदिश रूप, सदिश रूप। तो देखो सदिश रूप में हमने ये लिया था, इस बार मोड नहीं लगाएंगे, यदि सदिश रूप ले रहे हैं तो मोड नहीं लगाएंगे। dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इसको लेंगे dl क्रॉस r कैप अपॉन आर स्क्वायर। क्यों, dl और r के बीच का एंगल लेते हैं तो r की दिशा में जो एकांक सदिश होगा वो हमें क्रॉस प्रोडक्ट में लेना है। तो dB सदिश बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r कैप। तो ये dl और r के बीच में थीटा को बताएगा, इसको हम सोल्व करें तो आएगा dl r साइन थीटा। तो मोड लगाएंगे जब r कैप के तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो dl साइन थीटा बन जाएगा। अब r कैप बराबर हम जानते हैं, r कैप बराबर सदिश पे एकांक सदिश बराबर सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, ये वैल्यू रखें तो dB बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r, और नीचे देखो एक r और आएगा, क्यों, r अपॉन सदिश r करेंगे तो r क्यूब आ जाएगा। इसका सदिश फॉर्मेट हम ये लिख सकते हैं, सदिश रूप dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, या r कैप लिखना चाहते हो तो dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl r कैप अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया बायो-सावर्ट नियम का वेक्टर फॉर्म सदिश रूप। अब यदि हम देखें संपूर्ण चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, चौथी कंडीशन इसकी, संपूर्ण चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र,
संपूर्ण चालक तार कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो देखो हम जानते हैं कि इसमें हमने अल्पांश लिया था। यदि सभी अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का हम योग कर दें, सदिश योग कर दें, तो संपूर्ण चालक के कारण आ जाएगा। यानी सदिश B बराबर आएगा या B मोड बराबर आएगा समाकलन या समेशन ऑफ DB सदिश का मोड। संपूर्ण चालक के कारण समेशन यानी योग आ जाएगा। जितने भी अल्पांश होंगे उन सब का यदि हम योग कर दें, समेशन लगा दें, ये समेशन का चिन्ह है, समेशन कर दें तो संपूर्ण चालक के कारण किसका माना जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का माना जाएगा। यानी इसमें हम कर सकते हैं B बराबर समेशन DB का मान रख दें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, B बराबर। देखो इसमें एक चीज़ हम देखते हैं, जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसका मान फिक्स है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10⁻⁷ न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। आई तार में जो धारा जाएगी उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो एंगल है उसको भी हम एक बार ले लेते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते, और जो बीच की दूरी है वो भी सेम रहती है। केवल जो चालक तार की लंबाई है वो बदलती है। यानी हमें केवल लंबाई का क्या करना पड़ेगा? योग, कुल लंबाई लेनी पड़ेगी। तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर समेशन dl। ये हो जाता है संपूर्ण चालक तार के कारण बायो सावर्ट नियम से चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो ये हो गई अलग अलग कंडीशंस बायो सावर्ट के नियम की। अब देखो हम देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र था और चुंबकीय क्षेत्र था, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या इनमें इक्वलिटी, यानी इनमें समानताएं क्या क्या है और इनमें असमानताएं क्या क्या है। तो यदि हम समानता की बात करें, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में समानता, तो समानता हम देखें, पहली समानता रहती है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश अल्पांश dq के कारण निकालते हैं, जबकि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा अल्पांश dl के कारण निकालते हैं। ये दोनों क्या है? इनमें पहली इक्वलिटी, पहली समानता है कि जो विद्युत क्षेत्र हम निकालते हैं dkq को अपॉन R स्क्वायर, वो आवेश अल्पांश के कारण निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं वो धारा अल्पांश, यानी एक में आवेश आ रहा है एक में धारा, और धारा और आवेश के बहने से धारा बहती है, इसलिए दोनों क्या है? सेम है। दूसरा हम देखें कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करते हैं। यानी वहाँ पे भी KQ अपॉन R स्क्वायर 1 अपॉन R स्क्वायर आता है, और यहाँ पे भी I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो दोनों के दोनों किसकी पालना करते हैं? व्युत्क्रम वर्ग नियम की। दोनों के दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करते हैं, तो ये दोनों केंद्रीय बल है या केंद्रीय क्षेत्र है। केंद्रीय क्षेत्र है तो संरक्षित क्षेत्र होंगे, और संरक्षित क्षेत्र होने के कारण ये अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करेंगे, यानी दोनों में अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। तो ये इनकी समानताएं हैं। यदि हम असमानताओं की बात करें तो असमानता हम पहली हम देखें कि जो विद्युत क्षेत्र है वो आवेश अल्पांश dq के कारण उत्पन्न हो सकता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र किसी डिस्क्रीट यानी अलग अलग वितरण के कारण ना होके चालक तार के कारण, धारावाही चालक तार के कारण ही होगा, धारावाही चालक तार। तो विद्युत क्षेत्र है वो तो किसी अल्पांश या आवेश के कारण हो सकता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार ही चाहिए, धारा बहेगी तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये पहली इनकी क्या होगी? कमी होगी। दूसरी हम बात करें इनकी कमी की, असमानताओं की, तो जो विद्युत क्षेत्र रहता है, विद्युत क्षेत्र में आवेश है वो एक दूसरे आवेश की उपस्थिति पे निर्भर नहीं करते। जैसे हम निकालते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर, इसके पास कोई दूसरा आवेश है तो उस पर निर्भर नहीं करता। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में हम देखेंगे यदि दो तार एक दूसरे के पास रखे हैं तो उनका जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रभावित होता है। तो ये इनकी असमानता थी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हो गया हमारा बायो सावर्ट का नियम। अब हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी चुंबकीय क्षेत्र इसकी दिशा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय
क्षेत्र की दिशा। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के यहाँ पे हम 4 नियम पढ़ेंगे। पहला नियम है SNOW, स्नो नियम बोलते हैं इसको, स्नो नियम, SNOW। देखो स्नो नियम है क्या? S का मतलब है यहाँ पे साउथ यानी दक्षिण, N का मतलब नॉर्थ उत्तर, O का मतलब एबो यानी ऊपर रखते हैं, ओवर सॉरी, और W का मतलब है वेस्ट यानी पश्चिम। तो इस नियम को समझने के लिए सिंपल सा जो हमने इस चैप्टर में शुरुआत में किया था, ये चालक तार है AB, ठीक है। इसमें जो धारा है AB चालक तार है, इसमें धारा है ना वो साउथ से नॉर्थ की ओर होनी चाहिए, SN का मतलब। यदि किसी चालक तार में जो धारा है वो दक्षिण से उत्तर की ओर हो, साउथ से नॉर्थ की ओर हो, और चालक तार चुंबकीय सुई है इसके ऊपर स्थित हो, ये चुंबकीय सुई है इसके ऊपर स्थित हो, इसका भी ये साउथ रहता है, ये नॉर्थ रहता है। तो यदि किसी चालक तार में धारा, देखो S और N का मतलब क्या है, यदि किसी चालक तार में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर हो, S से N की ओर हो, तथा तार चुंबकीय सुई के ऊपर स्थित हो, ओवर चुंबकीय सुई के ऊपर स्थित हो, तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव वो पश्चिम की ओर चला जाता है, W की ओर चला जाता है। जो हमने कल ओरस्टेड के प्रयोग में निष्कर्ष पढ़ा था, वहाँ आप दोबारा से उस डायग्राम को देख सकते हो, समझ सकते हो। सेम वही है स्नो नियम कि यदि किसी चालक तार में धारा की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर हो, तथा चालक तार कंपास सुई के ऊपर रखा हो, ओवर रखा हो, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक पश्चिम की ओर W की ओर चला जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्नो नियम। ये ध्यान रखना। देखो स्नो नियम हम ज़्यादा काम में नहीं लेंगे, जो अगले 2 नियम है वो हम सबसे ज़्यादा काम में लेंगे। दूसरा नियम है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये हम सबसे ज़्यादा काम में लेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो देखो दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम क्या है? ये किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के लिए दिशा बताता है। तो देखो इसमें हमें क्या याद रखना है? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम ये नहीं, ये हमारा दाहिना हाथ है, ये इसका अंगूठा है, तो उंगलियों और अंगूठे को दोनों को एक दूसरे के लंबवत रखना है हमें, ऐसे, ठीक है। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या है कि यदि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा में दाहिने हाथ के अंगूठे की दिशा हो, यानी चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई उंगलियां, इन उंगलियों को यदि इस तार पे, जैसे डस्टर में धारा जा रही है तो इस डस्टर पे ऐसे मुड़ी हुई जो उंगलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। यानी A से B की ओर यदि धारा की दिशा है और अंगूठा हम A से B की ओर करें, तो उंगलियां देखो इधर से बोर्ड के अंदर जाएगी और घूम के ऐसे आएंगी। जैसे इस डस्टर में बात करें तो अंगूठा यहाँ लगा रखा है हमने, उंगलियां ऐसे जाएंगी और दूसरी तरफ ऐसे निकल आएंगी। ये इसका मतलब इस साइड से, तो इस साइड जो भी बिंदु है यहाँ तो उंगलियां प्रवेश करेंगी, और ये दूसरी साइड है यहाँ से उंगलियां बाहर निकलेंगी। तो इसका मतलब होता है कि जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है वो यहाँ से तो बोर्ड के तल में प्रवेश करेगा और ऐसे घूम के यहाँ से कहाँ बाहर आएगा। तो इस तरफ तो बोर्ड के तल के अंदर बताते हैं क्रॉस से, यानी जहाँ भी क्रॉस का चिन्ह हो तो क्रॉस का चिन्ह रहता है लंबवत अंदर की ओर। तो जैसे हम अंगूठे को यहाँ रखेंगे तो उंगलियां यहाँ लंबवत अंदर की ओर है और ऐसे निकल के कहाँ आएगी? लंबवत बाहर की ओर। यानी इस तार के राइट साइड में हम कोई भी बिंदु लें, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, और इस तार के लेफ्ट साइड में यदि हम कोई भी बिंदु ले, यहाँ पे कोई बिंदु ले लें, यहाँ पे कोई बिंदु ले लें, यहाँ पे कोई बिंदु ले लें, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो ध्यान रखना है अंगूठे का नियम क्या है? यदि किसी तार में प्रवाहित धारा की दिशा में दाहिने हाथ के अंगूठे की दिशा में हो, धारा की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। जैसे इस तार की हम बात करें तो देखो इस तार में धारा, अब हमें ऐसे देखनी पड़ेगी, धारा ऐसे कि धारा आ रही है नीचे की ओर, तो अंगूठा धारा की दिशा में है, तो मुड़ी हुई उंगलियां देखो इधर तो बोर्ड के तल के अंदर जाएगी, इधर बोर्ड के तल से बाहर आएगी। यानी यहाँ तो क्या होगा? क्रॉस, और यहाँ क्या होगा? डॉट। जैसे डस्टर समझ सकते हैं, डस्टर में ऐसे
ऐसे धारा जा रही है, तो यहाँ तो उंगलियां देखो डस्टर के अंदर जाएगी और ऐसे आके इधर इस साइड में बाहर उंगलियां आएंगी, ऐसे जाके बाहर आएंगी। तो इधर तो बल रेखाएं बाहर आ रही है, इधर अंदर जा रही है। तो इस तार के लिए भी हम कह सकते हैं कि अब देखो ऊपर से जब नीचे धारा आ रही है तो इस तार के लेफ्ट में कोई भी बिंदु हम ले लें तो इस तार के कारण चुंबक क्षेत्र अंदर की ओर, और राइट में कोई बिंदु ले लेंगे तो लंबवत बाहर की ओर। ये नियम था दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। नेक्स्ट देखते हैं, देखो वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम। वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम। यानी इस बार जो धारा है वो हमें वृत्त के रूप में लेनी है, वृत्त के रूप में। ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है और ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, ठीक। तो ये नियम है हमारे वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हाथ की हथेली का नियम। यानी इस बारे में दाहिना हाथ ही रखना है, इसकी हथेली का नियम लगाना है। इसमें भी देखो कंडीशन वही रहेगी कि अंगूठा और उंगलियां दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री पे ऐसे होनी चाहिए। इस नियम के अनुसार क्या है, यदि किसी वृत्ताकार चालक तार में या वृत्तीय पथ में धारा प्रवाहित हो तो उंगलियों चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा और उंगलियों की दिशा हमें सेम रखनी है ऐसे। तो वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम होगा क्या कि यदि किसी वृत्तीय धारा वृत्ताकार चालक में प्रवाहित धारा की दिशा दाहिने हाथ की उंगलियों की दिशा में हो, जैसे ऐसे जा रही है दाहिने हाथ की उंगलियों की दिशा में हो, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। दोबारा सुनो, यदि किसी वृत्ताकार चालक में प्रवाहित धारा की दिशा दाहिनी हाथ की अंगुलियों की दिशा में हो तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो देखो जैसे हम उंगलियां ऐसे घुमा रहे तो अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है, यानी यहाँ पे होगा क्रॉस, यानी चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर। यहाँ पे यदि हम उंगलियां घुमाएं तो देखो ऐसे आएगी बाहर की ओर, अंगूठा कहाँ रहा है बाहर, यानी यहाँ पे क्या होगा डॉट। तो दाहिने हाथ की उंगलियों की दिशा है जो धारा की दिशा में हो तो अंगूठा किसको बताएगा चुंबकीय क्षेत्र को। यहाँ दाहिने हाथ की उंगलियां धारा की दिशा में तो अंगूठा किसको बताएगा चुंबकीय क्षेत्र को। लंबवत बाहर की ओर डॉट और लंबवत अंदर की ओर क्रॉस से बताते हैं। तो ये है वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम। ये दोनों नियम हम सबसे ज़्यादा काम में लेंगे। एक चौथा नियम और है, वो सेम इसी के ऊपर है, मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम। चौथा नियम है मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम। देखो मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम क्या है कि मैक्सवेल ने बताया कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में किसी पेच का, यानी पेचकस रहता है हमारा पेच, उस पेच में जो कसा जाता है, पेचकस नहीं जो पेच कसा जाता है, यानी जो पेच हम ऐसा यूज करते हैं ऐसे रहता है जिसमें, या उसको हम ऐसे बनाएं आगे चल के ऐसे रहता है, जो ये पेच है पेच। तो इस पेच की नोक यदि धारा की दिशा में हो तो इस पेच को दक्षिणावर्त घुमाने पर, इस पेच को जैसे ऐसे हमने पकड़ रखा है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, तो इस पेच को क्लॉकवाइज घुमाने पर दाहिने हाथ का अंगूठा जिधर घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यानी यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा की दिशा पेच की नोक की दिशा में हो तब पेच को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने पर दाहिने हाथ का अंगूठा, जैसे पेच को हमने ऐसे पकड़ रखा है, अंगूठे को ऐसे लंबवत कर रखा है, तो अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो सेम देखो ये वाला नियम हो गया, उंगलियां पेच की दिशा में हो गई, अंगूठा पेचकस की अंगूठा दिशा को बता रहा है। ये हमने देखा था, जो ये घूम रहा है, ये पेच जा रहा है, और जो उंगलियां है वो धारा की चुंबकीय क्षेत्र दिशा को बता रही है। ऐसे ही जब पेचकस उल्टा करके हम घुमाएंगे तो अंगूठा ऐसे आएगा, यानी इसको ऐसे करेंगे इस तरफ, खोलेंगे तब इस तरफ और घुमाएंगे तब इस तरफ। तो ये वाला नियम ज़्यादा काम का नहीं आता है। सिंपल इसमें याद रखना है कि यदि किसी पेच की नोक की दिशा में धारा की दिशा हो
तो पेच को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने पर अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यह मैक्सवेल का कोर्क पेच नियम। तो ये हमारे हो गए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के नियम। थैंक यू।